दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऋतिक की पाठशाला में। तो बेसिकली आज के पार्ट में हम बात करने वाले होंगे कि ये वैल्यू एडिट, जिसको हिंदी में हम मूल्य वृद्धि विधि कहते हैं, उसके थ्रू कैसे हम देश की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। इससे पिछले पार्ट में हम इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी पोर्शन को कवर कर आए थे कि बेसिकली हमने ये पढ़ा था कि नेशनल इनकम वैल्यू एडिट मेथड के थ्रू निकालते वक्त हमें क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना होता है और किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। आज हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखिए कि बेसिकली कि रियल में उनको निकाला कैसे जाता है। चलिए दोस्तों ज्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखना जो कि है आपको इसमें फाइंड करना है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हिंदी में हम कहते हैं कारक लागत पर शुद्ध वर्धित मूल्य। यानी इस क्वेश्चन में आपको NVA एट FC निकालना है और आपको यहाँ कुछ कंपोनेंट्स गिवन है, यानी कुछ आइटम्स गिवन है जिसको पढ़ के आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि आपको यहाँ कौन सा मेथड लगाना है। जैसे पहला गिवन है आपका सेल्स को हिंदी में कहते हैं बिक्री, क्लोजिंग स्टॉक अंतिम स्टॉक, एक्सरसाइज अप्रत्यक्ष कर जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ओपनिंग स्टॉक जिसको हम प्रारंभिक स्टॉक कहते हैं, डेप्रिसिएशन जिसको हम हिंदी में मूल्यह्रास कहते हैं, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन जिसको हम मध्यवर्ती उपभोग कहते हैं। उन सबकी वैल्यूज हमें यहाँ लैक्स में गिवन है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले इन चीज़ों को पढ़ने के बाद हमें ये डिसाइड करना है कि यहाँ कौन सा मेथड लग रहा है। जैसे मैंने इसको पढ़ा तो यहाँ मुझे सेल्स दिख गया, क्लोजिंग स्टॉक दिख गया, ओपनिंग स्टॉक दिख गया, आपका अप्रत्यक्ष कर यानी एक तरीके से आपको इनडायरेक्ट टैक्स भी क्वेश्चन में गिवन है, आपको डेप्रिसिएशन गिवन दिख गया, और साथ के साथ आपको यहाँ इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी गिवन दिख गई। तो इसको देखकर तो हमें यही पता चल रहा है कि यहाँ जो मेथड लगने वाला है ना वो आपका वैल्यू एडेड मेथड है। वैल्यू एडेड मतलब मूल्य वृद्धि विधि है। इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना होता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करनी होती है। उसके बाद आपका दो चीज़ आती है निकल के, या तो GV एट MP आएगा या तो GDP एट MP आएगा। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेरी करेगा कि आप GV एट MP लेके चलोगे या फिर GDP एट MP लेके चलोगे। इस क्वेश्चन में हमें VA वैल्यू एडेड वाली आइटम निकाल ली है, तो यहाँ हम क्वेश्चन में GV एट MP को NV एट FC में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि हम जोन सा भी मेथड लगाने वाले हैं ना, सबसे पहले उस मेथड का नाम लिख देते हैं ऊपर। तो दोस्तों हमने वैल्यू एडिड मेथड के थ्रू इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, तो सबसे पहले हमने उसका नाम ऊपर लिख दिया है बाय वैल्यू एडिड मेथड। तो आपको पता है कि वैल्यू एडिड मेथड में हमें दो चीज़ें निकालनी होती है। पहला होता है आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट, को हिंदी में हम उत्पादन का मूल्य भी कहते हैं। तो उसका फॉर्मूला हम पढ़ के आए थे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, यानी सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक को मैं शॉर्ट फॉर्म में डेल्टा इन स्टॉक लिख रहा हूँ, आपको वहाँ चेंज इन स्टॉक पूरा लिखना होगा। तो आपको पता है आपके क्वेश्चन में सेल्स कितनी गिवन है 100, और चेंज इन स्टॉक का आपको फॉर्मूला पता है, आपको क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना होता है। क्लोजिंग आपको क्वेश्चन में 20 गिवन है और ओपनिंग 10 गिवन है, यानी आपको 20 में से 10 को माइनस कर देना है, तो आपका चेंज इन स्टॉक भी आ जाएगा। तो यहाँ आपका आंसर आएगा 100 प्लस 10, यानी आपकी वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना निकल कर आ गया 110। आप ब्रैकेट में है इन लैख लिख देना, क्योंकि जो आपका डेटा है ना वो सारा लैख में है। तो यहाँ से आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल कर आ गया, और आपको क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ मैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी मध्यवर्ती उपभोग को शॉर्ट फॉर्म में IC लिख रहा हूँ, बट आपको पेपर में फुल फॉर्म ही यूज़ कर रही है, आपको शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी है। तो यहाँ आपने ये लिख लिया। अब आपको करना क्या है, आपको पता है कि इसके बाद निकल कर क्या आता है, या तो GV एट MP निकल कर आता है या तो आपका GDP एट MP। करना क्या है, वैल्यू एडिट का आपको फॉर्मूला लिख देना है। आपको पता है वैल्यू एडिट से आपका GV एट MP या फिर GDP एट MP निकल कर आता है। उसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आपको पता है वैल्यू ऑफ आउटपुट आपने निकाली है, कितनी आई है आपकी 110, जो हमने यहाँ निकाली थी, और क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको 50 गिवन थी। तो जब आपको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 60 इन लैख। तो आपका क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता है, आपको क्वेश्चन में NVA एट FC निकालना है, जबकि आपको पता क्या चला है GV एट MP। तो आपका अगला स्टेप क्या होगा, इसको कन्वर्जन करने का। तो चलिए देखते हैं इसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है। कन्वर्जन स्टार्ट करती है GV एट MP का NVA एट FC में। आपको पता है जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता उसको आपको लेफ्ट हैंड साइड लिखना होता है, और जिसकी भी आपको वैल्यू पता होता है उसको आपको राइट हैंड साइड लिखना होता है, और आपको 1 बाय 1 करके इसको कंपेयर करना पड़ता है। यानी ये आपको सकल गिवन है और ये शुद्ध है। तो आप जब ग्रॉस से नेट पे जाओगे तो आप बड़े से छोटे पे जा रहे हो, तो आप माइनस क्या करोगे, डेप्रिसिएशन। तो यहाँ मैं डेप्रिसिएशन शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, बट आपको पेपर में फुल फॉर्म यूज़ करनी है। और अगला आपको जो VA है दोनों में, ये तो बैलेंस है तो इसको तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला है आपका मार्केट प्राइस और ये है आपका फैक्टर कॉस्ट, यानी आपकी बाजार लागत है और ये कारक लागत है। आपको पता है मार्केट प्राइस बड़ा होता है और फैक्टर कॉस्ट छोटी होती है। जब हम बड़े से छोटे पे जाते हैं तो माइनस करते हैं, और आपके मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में किस चीज़ का अंतर होता है, वो होता है आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। तो आपको पता है GV एट MP आपका क्वेश्चन में कितना आ गया था, 60 लाख आ गया था। क्वेश्चन में आपको जो डेफिनेशन गिवन था वो था 12, और आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन नहीं था, वहाँ आपको एक्साइज गिवन था। और आपको पता है NIT का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो आपका इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन में 15 गिवन था और सब्सिडी 0 थी।
तो जब आपको सॉल्व करोगे तो आपको 60 -12 -15 को जब आप सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 33। और आपको ब्रैकेट में इन लैख जरूर लिखना है क्योंकि जो आपकी टर्म्स है वो सारी लैख में चल रही है। आई होप आपको समझ आ गया हो कि ऐसे हमने इस क्वेश्चन में NV8FC को फाइंड करा है GV8MP के थ्रू। दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करना है, जिसको हिंदी में कहते हैं हम उत्पादन के मूल्य। इस डेटा के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए दोस्तों वो रीड कर लेते हैं कि हमें डेटा क्या क्या गिवन है। पहले हमें गिवन है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कारक लागत पर निवल वर्धित मूल्य, जो आपको 16 क्वेश्चन में गिवन है। आपको पता है कि मैंने जब भी बताया था कि ऐसा क्वेश्चन कोई आता है जिसमें किसी मेथड के कोई कंपोनेंट को आपको फाइंड करना है, यानी किसी घटक को आपको निकालना है, तो उस क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्रीगेट क्वेश्चन में गिवन होगा जिसको आपको कन्वर्ट करना होगा। तो हमें यहाँ एक एग्रीगेट गिवन है जो कि है NV8FC। तो आपको करना क्या है कि इसके ऊपर शॉर्ट फॉर्म में NV8FC लिख लेना है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको कौन सा एग्रीगेट क्वेश्चन में गिवन है। अगला आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी मध्यवर्ती उपभोग गिवन है 75। अगला है एक्साइज ड्यूटी जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं। उत्पादन शुल्क आपको 20 लाख गिवन है। सब्सिडी यानी आर्थिक सहायता आपको 5 गिवन है। आपको डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास कितना गिवन है, 10 गिवन है। तो आपको इस क्वेश्चन में किसी एग्रीगेट की वैल्यू नहीं निकालनी है, जबकि किसी एक मेथड के एग्रीगेट की वैल्यू निकालनी है। और आपको पता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट आपके किस एग्रीगेट में आता है, वो आता है आपका वैल्यू एड मेथड में, यानी मूल्य वृद्धि विधि के अंदर आता है। तो आपको पता है कि मूल्य वृद्धि विधि का फॉर्मूला क्या होता है, उससे हमारी दो चीजें निकल कर आती है, या तो GV8MP निकल कर आता है या तो GDP8MP निकल कर आता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इस क्वेश्चन में हमें इस वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू निकालनी है, जबकि क्वेश्चन में हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है। तो आप खुद दिमाग लगाइए कि बचपन में जब हम मैथ्स करते थे तो हम क्या करते थे, हमें जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन गिवन होता था जिसमें हमें कोई मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो हम वहाँ दो वैल्यूज को फाइंड कर लेते थे और उसके थ्रू हम तीसरी वैल्यू को निकाल लेते थे। तो यहाँ हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, तो हमें यहाँ इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू गिवन है। अगर मैं किसी भी तरीके से यहाँ से GV8MP या फिर GDP8MP की वैल्यू निकाल लेता हूँ ना, और उसको यहाँ रख देता हूँ और इंटरमीडिएट कंजम्पशन को इक्वल टू के उधर ले जाता हूँ, तो यहाँ से मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो अगर मुझे ये क्या है, आपका एक एग्रीगेट है और इस एग्रीगेट की वैल्यू मैं तभी निकाल सकता हूँ जब मुझे कोई एग्रीगेट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन हो। और आपको पता है आपको क्वेश्चन में NV8FC एक एग्रीगेट गिवन था, और हम ये पढ़ के आ चुके हैं कैसे किसी एक एग्रीगेट को किसी दूसरे एग्रीगेट में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ मैं NV8FC को GV8MP में कन्वर्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ VAV है, यानी वैल्यू एडेड यहाँ भी है और आपके इसमें भी वैल्यू एडेड गिवन है। तो यहाँ मैं NV8FC से सबसे पहले GV8MP को फाइंड करूंगा, उसके बाद उसकी वैल्यू को यहाँ रख दूंगा और यहाँ से वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लूंगा। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको जब इस क्वेश्चन को पेपर में करोगे ना, तो आपको ये फॉर्मूला साइड में लिखना है अपने समझने के लिए, और आपको सबसे पहले फाइंड क्या करना है, इस क्वेश्चन में कन्वर्जन करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको ऊपर लिखना पड़ेगा कन्वर्जन ऑफ NV8FC इंटू GV8MP। आपको पता है जिस चीज़ की आपको वैल्यू नहीं पता उसको आपको कहाँ लिखना होता है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो मैं GV8MP को आपका लेफ्ट हैंड साइड में लिख लूंगा, और जिस चीज़ की वैल्यू आपको पता है उसको आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, जो आपका NV8FC है। आपको 1 बाय 1 करके कंपेयर करना है। या आपको नेट गिवन है यानी शुद्ध गिवन है, और ये ग्रॉस यानी सकल गिवन है। और जब आप नेट से ग्रॉस पे जाते हो तो आप छोटे से बड़े पर जा रहे हो, और छोटे से बड़े जाने आप प्लस करते हो क्या, डेप्रिसिएशन, जिसको हिंदी में हम मूल्यह्रास कहते हैं। अगला आपका VA ऑलरेडी बैलेंस है, या आपको फैक्टर कॉस्ट गिवन है और ये मार्केट प्राइस गिवन है, ये कारक लागत गिवन है और ये बाजार कीमत। आपको पता है कारक लागत छोटी होती है और बाजार कीमत बड़ा होता है, और जब हम छोटे से बड़े पर जाते हैं तो हम प्लस करते हैं। और कारक लागत और बाजार कीमत के डिफरेंस क्या होता है, आपका NIT होता है। इसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। आपको NV8FC की वैल्यू रख देनी है जो आपको क्वेश्चन में 100 लाख गिवन है, और डेप्रिसिएशन जो आपको 10 गिवन है वो भी आपको यहाँ रख देना है। अब NIT आपको डायरेक्ट गिवन नहीं है, इसको आपको निकालना पड़ेगा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करके। तो आपको क्वेश्चन में एक्साइज ड्यूटी जो गिवन है वो मैंने बताया था आपको ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो ये आपको 20 गिवन है और सब्सिडी कितनी गिवन है आपको 5, तो आपको 5 यहाँ माइनस कर देना है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, यानी अब आपका ये 100 बन जाएगा, ये 10 होगा, और इसको सॉल्व करोगे तो ये 15 आ जाएगा। जब आप इसको प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 125। आप ब्रैकेट में लाख लगाना मत भूलना, आपके मार्क इससे कट सकते हैं, और यहाँ रुपीज़ भी लगा देना। तो क्या आपका क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया? आपका क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आपने अभी GV8MP निकाला है, यानी आपने ये वाली वैल्यू निकाल ली और आपको क्वेश्चन में ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। अब आपको ये वैल्यू को फाइंड करना है। तो आपको जब पेपरों में करोगे ना, तो पहले स्टेप पे आपको ये करना है, और दूसरे स्टेप पे आपने जो फॉर्मूला लिखा है ना उसको यहाँ लिखना है, और उस फार्मूले में वैल्यू डाल के आपको उसको सॉल्व करना है। मैंने ये फार्मूला यहाँ ऊपर ऑलरेडी इसी हमारे लिखा है ताकि मैं आपको समझा सकूँ, बट आपको इस फॉर्मूले को ऊपर नहीं लिखना है, उस फॉर्मूले को यहाँ लिखना है।
तो यहाँ मैं फॉर्मूला अब नहीं लिखूंगा, मैं सीधा वैल्यू रखूंगा। मुझे जीवीए टेम्पे की वैल्यू कितनी मिल गई 125, और वैल्यू ऑफ आउटपुट मुझे नहीं पता है तो वैसे का वैसे ही लिख दूंगा, उसमें मैं कोई भी चेंज नहीं करूंगा। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी, वो थी आपकी 75, तो आप उसको यहाँ लिख देना। अब आप यहाँ से वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी आएगी आपकी, जब आप इस -75 को इक्वल टू के उधर लेके जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो बचेगा 125 + 75। तो यहाँ से आपकी वैल्यू ऑफ आउटपुट की जो वैल्यू आई है वो आई है 200 लाख। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैंने कैसे यहाँ वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू निकाली, और आपको ये भी समझ आ गया होगा कैसे इस क्वेश्चन के अंदर जो हमने अभी करा है ये वाला और इससे पीछे वाले क्वेश्चन में क्या अंतर था। वहाँ हमें सीधी सीधी मेथड को यूज करते हुए एग्रीगेट फाइंड करना था, यहाँ हमें एक मेथड के कॉम्पोनेंट की वैल्यू को फाइंड करना था। तो आई होप आपको समझ भी आ गया होगा कि उस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था। तो चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं देखना, जिसमें हमें कैलकुलेट करना है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो इस क्वेश्चन में हमें जीवीए टेम्पी क्वेश्चन में निकालना है, और साथ का इसमें ए पार्ट का बी पार्ट भी है, यानी आपको यहाँ 2 पार्ट्स को करना है। और बी पार्ट में आपको क्या कहा गया है, आपको निकालना क्या है, नेशनल इनकम निकालनी है फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा। और आपको पता है कि नेशनल इनकम को हम कैसे डिनोट करते हैं, NNP8 FC से डिनोट करते हैं। जो आपको ये डेटा गिवन है नीचे, इसके थ्रू आपको नेशनल इनकम भी निकालनी है। अब आप 1 बाय 1 करके इस डेटा को पढ़ते हैं। तो यहाँ हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है, प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का और टर्शरी सेक्टर का, यानी उत्पादन का मूल्य हमें तीनों क्षेत्र का गिवन है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। कितना कितना गिवन है, 800, 200, 300। ठीक उसी तरीके से हमें यहाँ वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट्स परचेज बाय फर्म भी गिवन है, तो वो कितना कितना गिवन है, प्राइमरी सेक्टर का भी गिवन है 400, सेकेंडरी सेक्टर का 100 गिवन है और टर्शरी सेक्टर का हमें 50 गिवन है। साथ के साथ इनडायरेक्ट टैक्सेस पे बाय ऑल सेक्टर्स, यानी तीनों सेक्टर ने कितना इस बार इनडायरेक्ट टैक्स पे करा है वो हमें 50 गिवन है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल गिवन है हमें तीनों सेक्टर्स की 80 गिवन है। फैक्टर इनकम रिसीव बाय रेजिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी हमारे देश के किसी रेजिडेंट को विदेश से पैसा आया है तो वो कितना गिवन है, 10 गिवन है। फैक्टर इनकम पे टू नॉन रेजिडेंट, यानी नॉन रेजिडेंट को फैक्टर इनकम की पेमेंट की गई है, वो कितनी है, 20 है। और सब्सिडी रिसीव्ड हुई है तीनों सेक्टर को कितनी, 20। तो इस क्वेश्चन के जब आपने डेटा पढ़ा होगा ना, तो आपको पढ़ने के बाद समझ आ रहा होगा कि यहाँ कहीं ना कहीं वैल्यू एडेड मेथड लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ वैल्यू ऑफ आउटपुट वर्ड गिवन है, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गिवन है, कुछ इस प्रकार के वर्ड गिवन है जो कि आपके वैल्यू एडेड मेथड में है। अगर आपको इससे भी समझ नहीं आया कि यहाँ वैल्यू एडेड कैसे लगा है, तो आप क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में हमें जीवीए टेम्पी निकालना है और जीवीए टेम्पी में आपको वीए वर्ड दिख रहा है, इसे कहते हैं वैल्यू एडेड। दोस्तों इसको भी देख के आपको समझ आना चाहिए कि हमें क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगाना है, वैल्यू एडेड मेथड लगाना है। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि इसमें जीवीए टेम्पी कितना आएगा, और आपको पता है कि वैल्यू एडेड मेथड से निकल के आपका आता क्या है, जीवीए टेम्पी निकल कर आता है या जीडीपी टेम्पी निकल कर आता है। सबसे पहला काम क्या है कि हमारा ए पार्ट को कंप्लीट करना इस मेथड के थ्रू। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसको करना, कि इसको करा कैसे जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर कुछ यूनिक पॉइंट्स है जो मैं आपको अभी बतलाता हूँ कि इसके अंदर क्या यूनिक है आपके प्रीवियस 2 क्वेश्चन होते जो हमने अभी करे। मैंने मेथड का नाम लिख दिया है वैल्यू एडेड मेथड। आपको पता है वैल्यू एडेड मेथड के लिए आपको 2 चीज चाहिए होती है, पहला चाहिए होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट और दूसरा चाहिए होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब क्वेश्चन में ना आपको यहाँ वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है तीनों सेक्टर का, दोस्तों आपको वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी गिवन है तीनों सेक्टर की। तो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखना है। मैं लिख दिया है वैल्यू एडेड मेथड का, जो होता है आपका जीवीए टेम्पी इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और आपको क्वेश्चन में करना क्या है, जब आप इस टाइप के क्वेश्चन को करोगे ना, तो पहले आपको यहाँ करना क्या है, आपको डायरेक्ट वैल्यू मत लिखना, आपको यहाँ तीनों सेक्टर का नाम लिखना है, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्शरी। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, आपको पेपर में फुल फॉर्म यूज करनी है। माइनस इंटरमीडिएट में भी आपको प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्शरी, तीनों को प्लस करना है, तो इनकी वैल्यू निकल जाएगी। तो यानी एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि अगर क्वेश्चन आपका ऐसे आता है जहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी गिवन है वैल्यू ऑफ आउटपुट का, तो आपको इन तीनों को प्लस करना है, तो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। और वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट आपको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी के रूप में गिवन है, तो आप उन तीनों को प्लस करोगे ना, तो आपका वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी गिवन आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, 1 बाय 1 करके इनकी वैल्यूज को यहाँ पुट करना है। पहले प्राइमरी की 800, सेकेंडरी की 200, फिर टर्शरी की कितनी है 300, तो तीनों को लिखना है। और फिर आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन में भी कुछ इसी टाइप से करना है, पहले 400 लिखना है, फिर 100 लिखना है और प्लस 50 लिखना है, जो मैं यहाँ से उतार रहा हूँ। और बाद में आपको इसको प्लस कर लेना है, तो आपका ये आ जाएगा 1300 माइनस यह आएगा आपका 550। तो आपको इसमें से ये माइनस करना है, तो आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, जो कि आएगी आपकी दोस्तों, जो निकल कर आएगी आपकी 750 लाख, क्योंकि क्वेश्चन का डेटा किसमें गिवन था, 750 लाख में गिवन था। तो आई होप आपको समझ आएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें हमें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी तीनों सेक्टर गिवन होते हैं, तो उनमें हमें क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है।
अब आपका क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हो जाता है, क्योंकि हमने इसके ए पार्ट को ही करा है, इसके बी पार्ट को नहीं करा है। बी पार्ट में करना क्या है, आपको नेशनल इनकम निकालनी है, और आपको पता है कि नेशनल इनकम को हम NNP/FC से डिनोट करते हैं। तो अब हम देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों, इसके बी पार्ट को भी स्टार्ट करते हैं करना। इसमें हमें करना क्या है, नेशनल इनकम निकालनी है, और आपको पता है नेशनल इनकम को डिनोट करने का तरीका होता है NNP/FC। अभी आपने क्वेश्चन में एक एग्रीगेट की वैल्यू निकाल ली है, जो कि है आपका GV/MP, जिसकी वैल्यू कितनी निकल कर आई थी हमारी 750 लाख आई थी। तो आप मुझे बताना, क्या अगर मैं इस क्वेश्चन में GV/MP को लेकर चलता हूं तो क्या मैं NNP/FC से निकाल सकता हूं? तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि यहाँ वैल्यू एडेड है और हमने V से N को कन्वर्ट करना सीखा ही नहीं है, तो इसको तो हम कन्वर्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो हम वैल्यू एड के थ्रू क्वेश्चन करते थे ना, तो हमारी दो वैल्यूज निकल कर आती थी। पहली आती थी आपकी GV/MP और दूसरी आती थी आपकी GDP/MP। तो हमको पता है कि ये दोनों वैल्यूज क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर मैं कहूँ कि GV/MP मेरा 750 आया है, तो इस तरीके से मेरा GDP/MP भी तो 750 ही आया होगा। तो इस क्वेश्चन में ये चीज़ भी यूनिक थी कि आपको यहाँ GV/MP क्वेश्चन में आगे यूज नहीं करना है, उसको आपको GDP/MP लेकर ही क्वेश्चन को आगे करना है। इस क्वेश्चन में दो चीज़ आपको यूनिक मिली है। दो कैसे? पहली तो ये चीज़ मिली थी कि आपको यहाँ तीनों सेक्टर का डेटा गिवन था, तो उसके थ्रू आपने वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करा, फिर वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैलकुलेट करी और GV/MP को कैलकुलेट करा। जबकि इस क्वेश्चन में आपको NNP/FC निकालना है, तो आप यहाँ GV/MP को लेकर नहीं चलेंगे, आप यहाँ GDP/MP को लेकर चलेंगे, क्योंकि वैल्यू एडेड में इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। तो अब आप करेंगे क्या, इसको कन्वर्ट करेंगे, यानी कन्वर्जन करेंगे। तो दोस्तों मैंने ऊपर यहाँ लिख भी दिया है कि हमें कन्वर्जन कर रहे हैं GDP/MP का इंटू NNP/FC में। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जिसकी वैल्यू नहीं पता उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है। जैसे यहाँ मुझे नेशनल इनकम यानी NNP/FC की वैल्यू नहीं पता, तो उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया, और जिस चीज़ की मुझे वैल्यू पता है उसको मैंने राइट हैंड साइड पे लिख लिया, जो कि मेरे क्वेश्चन में GDP/MP गिवन था। तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे मैंने यहाँ GV/MP ना लेके GDP/MP की वैल्यू लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। तो इसी कारण से मैं यहाँ GV/MP को आगे नहीं लेके जा सकता हूँ, क्योंकि इसको कन्वर्ट करना काफ़ी मुश्किल है NNP/FC में। तो इसी मारे में को यहाँ GDP/MP लेके चलना पड़ रहा है। आपको पता है ग्रॉस से जब हम नेट पे जाते हैं तो हम बड़े से छोटे पे जा रहे हैं, तो माइनस क्या करते हैं, डेप्रेशन करते हैं, जिसको हिंदी में मूल्यह्रास कहते हैं। और आपका D यानी डोमेस्टिक है और N यानी नेशनल है। तो डोमेस्टिक और नेशनल में किस चीज़ का अंतर होता है, आपको पता है, NFIA का होता है। तो यहाँ हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, यानी छोटे से बड़े पे जाना है, और छोटे से बड़े पे जाने के लिए NFIA क्या करते हैं, प्लस करते हैं। यानी NFIA की फुल फॉर्म होती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हिंदी में बोले तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। और P से P तो आपका ऑलरेडी बैलेंस होता है। अगला है आपका मार्केट प्राइस और ये है आपका फैक्टर कॉस्ट। आपको पता है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में मार्केट प्राइस बड़ा होता है और फैक्टर कॉस्ट छोटी होती है। और जब हम बड़े छोटे पे जाते हैं तो माइनस क्या करते हैं, NIT को माइनस करते हैं, जिसको हिंदी में हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसका निकालने का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो आपको ये सब चीज़ें याद होंगी। तो आपको करना क्या है, आपको वैल्यू रखनी है। GDP/MP की वैल्यू आपको 750 गिवन है, और डेप्रिसिएशन को आपके क्वेश्चन में गिवन है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, जो कि 80 गिवन है। तो आपको यहाँ 80 रख लेना है। अब आपको करना क्या है, आपको NFIA निकालना है। NFIA अब आपको देखना पड़ेगा कि विदेशों से कितना पैसा हमें आया और यहाँ से विदेशों में कितना पैसा गया है। तो आपको ये वैल्यू दिख रही होगी, फैक्टर इनकम रिसीव बाय रेजिडेंट, यानी हमारे जैसा कोई रेजिडेंट था जिसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से पैसा आया, शेष विश्व से निवासियों द्वारा प्राप्त कारक आय। कितनी गिवन है, 10 गिवन है। और यहाँ से कुछ पेमेंट भी हुई थी बाहर के देशों में, तो फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट, जो आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है, आपको गिवन है 20। तो आपको 20 यहाँ क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अगला है NIT, और NIT आपके बारे में आपको पता ही होगा, NIT क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जिसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। क्वेश्चन में हमें इनडायरेक्ट टैक्स भी गिवन है कितना, 50, तो हम यहाँ वो लिख देंगे। और क्वेश्चन में हमें सब्सिडी भी गिवन थी -20, तो वो भी हम यहाँ लिख देंगे। अब हमें करना क्या है, इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो आपको 750 का 750 एज इट लिख दिया जाएगा, आपका 80 का 80 एज इट इज लिख दिया जाएगा, और ये होगा आपका -10 और ये हो जाएगा आपका -30। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है कि तो आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 630। तो आई होप आपको समझ आ गया कि कैसे हमने इस क्वेश्चन में पहले GV/MP निकाला तीनों सेक्टर के थ्रू, उसके बाद हमने कैसे यहाँ GV/MP को ना लेकर GDP/MP की वैल्यू को लेकर हमारे देश की नेशनल इनकम यानी NNP/FC में उसको कन्वर्ट कर दिया। दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया बेसिकली कि कैसे वैल्यू एडिड यानी मूल्य वृद्धि विधि के थ्रू हम देश की नेशनल इनकम या फिर कोई दूसरे एग्रीगेट की वैल्यू को फाइंड करते हैं। दोस्तों अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ जाता है या फिर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हो ना, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।